आपका तो नुकसान हो जाएगा। फिर आप मार्केट में बैठे ही क्यों? हमने उस स्ट्रेटजी से, जिस इंडेक्स के ऊपर वो स्ट्रेटजी लगाई, क्या हमने उस इंडेक्स को बीट कर दिया उस स्ट्रेटजी से? अगर हम इन रेशोज़ को यूज़ नहीं करेंगे तो हमें तो कभी पता ही नहीं चलेगा कि हम जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो उस दौरान 10 लाख के अगर 23 लाख हो गए मार्केट के अंदर तो हमने वो सोचना ही नहीं। अगर हम पास्ट को देखेंगे नहीं तो फ्यूचर का प्लान कैसे करेंगे? जो चीज़ पिछले 10 साल में नहीं चली, 15 साल में नहीं चली, तो आप क्या सोचते हैं कि आप उसकी आँखें बंद करके चला दो, वो चलती ही रहेगी? कि ये जो स्ट्रेटजी है ना, ये इन्वेस्टिंग के ना सारे प्रिंसिपल फेल करती है। पैसा भी उसी का बनता है जो पैसा लगाता है। पैसा लगाओगे तभी तो पैसा बनेगा ना। पैसे को बाहर रखोगे तो कहाँ पैसा बनेगा? उसके बावजूद अगर एक दिन में 2-3 आ गए, पैसा फ्री पड़ा है, आप लगा नहीं रहे, उसके बाद आप चूज़ कर रहे हो कि कौन सा ऊपर गया है, कौन सा नीचे गया है, इतनी बड़ी बड़ी कैलकुलेशन कर रहे हो, वो इसलिए देते हैं कि कोई उसको चला सके। अगर वो चलाएगा और उसको मार्केट के अनुसार ही रिटर्न नहीं मिलेगा तो इतनी मेहनत करने का फायदा क्या है? क्या निफ्टी 100 के सारे शेयर चलते हैं? जब आप बेयर मार्केट में खरीद रहे हैं तो आप वेट कर रहे हैं ऑल टाइम हाई की या इससे ऊपर जाने की। 2-3% के लिए अगर आप बेयर मार्केट में खरीद रहे हैं तो आपको वो रुला देगी। अब कई लोग आएंगे यहाँ पे लॉजिक देंगे कि हमने तो सेफ इन्वेस्टमेंट करनी है, हमने तो 20,000 ही लगाया है एक बार में, फिर 10 लाख रुपये रखा क्यों है साइड में? इनके हिसाब से कितनी वैल्यू आई है? 14 लाख रुपये। हमारे हिसाब से आई है 23,18,695 रुपया। जो लोग ट्रेड करते हैं ना उनको पता होगा कि अगर किसी के सामने अगर वो चार्ट सुन के बैठे हैं ना तो आधे लोग तो मजाक ही उड़ा रहे होते हैं, महफिल में बातें हो रही होती है, सट्टा लगा रहा है। जब तक आप कुछ बड़ा अचीव ना करें, सिर्फ 5 साल के अंदर इस 4% ने 6,14,160% का फर्क डाल दिया है। जब कुछ कॉम्प्लेक्स चीज़ें कर रहे हो ना तो हमें लगता है कि हम बहुत अच्छा कर रहे हैं, कि हम मेहनत कर रहे हैं, रोज शाम को देख रहे हैं बैठ के स्टॉक्स का एनालिसिस कर रहे हैं। जब हम चीज़ों को बैक टेस्ट में देखते हैं ना तो हमें समझ में आता है। मेरे को तो समझ में नहीं आ रहा है स्ट्रेटजी का लॉजिक क्या है कि आप पहले मतलब जो इन्वेस्टमेंट है उसके प्रिंसिपल ये कहते हैं कि आप अपनी मनी को ग्रो होने दें, पेड़ को बड़ा होने दें। अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो आप अपनी हार्ड अर्न मनी लगा रहे हैं। जय हिंद, मेरा नाम है मोहित गोयल, मैं पेशे से चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ और मेरा लक्ष्य है कि मैं आपको शेयर मार्केट के अंदर आत्मनिर्भर बनाऊँ। जब भी कोई व्यक्ति स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करता है तो उसका एक ही टारगेट होता है कि मुझे पैसे बनाने हैं। कोई भी व्यक्ति इस मकसद से नहीं आता कि मुझे पैसे मार्केट को देके जाने हैं। सब लोग पैसे कमाने ही आते हैं। और अगर कोई अच्छी इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र के थ्रू अपनी इन्वेस्टमेंट करता है या उनकी बातें सुनता है, ये नहीं है कि आपने हायर ही करना है, आप उनकी अगर बातें भी सुन रहे हो तो वो आपको एक बात ज़रूर बोलते हैं कि शेयर मार्केट में ना आप वही पैसा डालना जिसकी आपको आने वाले 5-7 साल या इवन 10 साल, 20 साल ज़रूरत ना हो। अगर आप नए हैं, नई अर्निंग शुरू की है तो आपको 20-25 साल का होराइज़न दिया जाता है, और अगर आप पुराने हो चुके हैं तो आपको बोला जाता है कि आप वन टाइम इन्वेस्टमेंट करके एसडब्ल्यूपी कर लो, या एसडब्ल्यूपी नहीं करनी, आप एसआईपी करते रहो, साथ-साथ कुछ ना कुछ आपका रिटर्न जनरेट करवाते रहते हैं वो। अलग-अलग एज के लोगों के हिसाब से अलग-अलग प्लान्स होते हैं, किसी का पैसा डेट में रखवाना होता है, किसी का पैसा इक्विटी में लेके जाना होता है। तो जब हम मार्केट की बात कर रहे हैं, डायरेक्ट मार्केट की, तो ये ज़्यादातर यंगस्टर को ही सूट करती है और ये बोला जाता है कि आपको वही पैसा लगाना है, मैं बार-बार एक बात रिपीट कर रहा हूँ, वही पैसा जो आप भूल सको, कि भई ये नहीं है कि लॉस हो जाएगा तो भूल जाना है। ये है कि आपको उसकी ज़रूरत ना पड़े, क्योंकि मार्केट के जो फेजेज़ है ना अनसर्टेन है। वो यहाँ भी हो सकती है, यहाँ भी हो सकती है। अगर आपको उस पैसे की ज़रूरत यहाँ पड़ गई नीचे, आपका तो नुकसान हो जाएगा। फिर आप मार्केट में बैठे ही क्यों हो? तो ऐसी अनसर्टेनिटी के अंदर इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए अगर आपको उस पैसे की ज़रूरत है। उसके लिए एफडीज़ बनी है। लोग बोल देते हैं कि नहीं, अगर आपने देखा होगा कि एफडी का रिटर्न जो है वो 6-7% है। लोग उसमें फिर भी इन्वेस्ट करते हैं। उसके अलावा बॉन्ड्स हैं, बॉन्ड्स का रिटर्न 10 से 11% है, उसमें भी इन्वेस्टमेंट होती है। उसके अलावा फिर मार्केट आ जाती है, मार्केट 15 से 20 के बीच में रिटर्न दे देती है ज़्यादातर, जो अगर हम एवरेज की बात करें, उसमें भी इन्वेस्टमेंट होती है। तो लोग सोचेंगे कि भई एफडी में क्यों पैसे लगाने, मार्केट में लगा देते हैं। पर्पस अलग है, हर चीज़ का पर्पस अलग है और पर्पस के हिसाब से ही इन्वेस्टमेंट की जाती है, वहीं पे एक अच्छी इन्वेस्टमेंट की सलाह काम आती है। और जब आप मार्केट में आते हैं तो आपको बहुत सारे ऑप्शंस दिखते हैं कि आप यहाँ भी पैसा लगा सकते हो, यहाँ भी पैसा लगा सकते हो, यहाँ भी पैसा लगा सकते हो। सबसे पहले तो आपने कैटेगरी चुननी है कि भैया एफडी में लगाना है, बॉन्ड्स में लगाना है, या शेयर्स में लगाना है, या म्यूचुअल फंड्स में लगाना है। उसके बाद आप देखोगे ना कि भई अगर म्यूचुअल फंड वगैरह आपने चूज़ किए हैं या कोई पीएमएस वगैरह चूज़ किए हैं, कि वो कर क्या रहा है और करना वो कैसे देखोगे आप? आप उसके साथ थोड़ी जाके बैठ जाओगे कि म्यूचुअल फंड का मैनेजर क्या कर रहा है। उसकी परफॉर्मेंस ही चेक करोगे ना। परफॉर्मेंस के अंदर 2 चीज़ें चलती हैं, एक एक्सआईआरआर और एक सीएजीआर। दोनों में थोड़ा-थोड़ा ही फ़र्क है, ज़्यादातर ये चीज़ें सेम है। मैं आपको बताऊँगा कि इन दोनों में क्या फ़र्क है। आपको वो कंपेयर करना होता है कि इसकी एक्सआईआरआर क्या आ रही है और इसकी सीएजीआर क्या आ रही है। एक्सआईआरआर का जो कांसेप्ट है वो आया है एसआईपी के लिए, कि आप सिस्टमैटिक एक इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, आप धीरे-धीरे पैसा लगा रहे हैं कि आपका पैसा जब लगा उसके बाद से कितना बढ़ा। सपोज़ आपने 10,000 की एसआईपी शुरू की है, तो एक्सआईआर कैलकुलेट करेगा कि जनवरी में 10,000 के ऊपर क्या रिटर्न आया, फरवरी में 10,000 के ऊपर क्या रिटर्न आया, मार्च वाले 10,000 के ऊपर क्या रिटर्न आया। उस तरीके से वो कैलकुलेट करके आपको एक एवरेज रिटर्न दे देगा। सीएजीआर होता है कि आपने फुल इन्वेस्टमेंट एक तरफ से कर दी, उस कैपिटल के ऊपर आपका ग्रोथ रेट क्या है, कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट,
कि उस वो कितने परसेंट से आपकी इन्वेस्टमेंट ग्रो कर रही है। ये ज़्यादातर लमसम इन्वेस्टमेंट के अंदर यूज़ किया जाता है। जब हम किसी स्ट्रैटेजी की बात करें और हम सोच लें कि उसके अंदर से हमने इतना पैसा स्पेयर करना है उस स्ट्रैटेजी में, तो वहाँ XIRR नहीं, हमें CAGR यूज़ करना चाहिए। और XIRR हमें सिर्फ SIP के अंदर यूज़ करना चाहिए, जहाँ पे हमें एक सिस्टम का पता है। मीन्स हम पैसा साइड में नहीं रख रहे हैं, हम अपनी डेली एक्टिविटीज़ से पैसा कमा रहे हैं और उसके अंदर डाले जा रहे हैं। अगर हमने किसी चीज़ के लिए पैसा साइड में रख दिया है तो वो एक लमसम इन्वेस्टमेंट है, उसके ऊपर जो रिटर्न कैलकुलेशन होगी वो लमसम के हिसाब से होगी, ना कि SIP के हिसाब से। मैं महेश चंद्र कौशिक जी की जब ये वीडियो देख रहा था तो मैंने नोटिस किया कि उन्होंने XIRR की बात की है, मुझे अच्छा लगा। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं आज XIRR, इन्वेस्टमेंट, लमसम, इन सब बातों को क्यों कर रहा हूँ। उसका कारण है कि मैंने महेश चंद्र कौशिक जी की एक वीडियो देखी जिसका नाम है गैप अप ओपनिंग स्ट्रेटजी। उसके अंदर जैसे ही मैंने उस वीडियो को चलाया, सबसे पहले उन्होंने XIRR की बात की है। महेश चंद्र कौशिक जी एक रिसर्च एनालिसिस्ट हैं, सेबी पंजीकृत हैं। मैंने भी वही एग्ज़ाम दिया हुआ है, मतलब मैं उस एग्ज़ाम को पास कर चुका हूँ। मेरी जो फाइल है सेबी के पास पेंडिंग पड़ी है, तो मुझे पता है उसके अंदर CAGR और XIRR दोनों को पढ़ाया जाता है और उसके अंदर उसकी इम्पोर्टेंस भी बताई जाती है और ये भी बताया जाता है कि इसका यूज़ क्या है। तो अगर आपने वो एग्ज़ाम पास किया है तो आपको पता होगा कि XIRR को यूज़ कैसे करना है, इसका मकसद क्या है। वो कह रहे हैं कि तो पास्ट होता है, पास्ट ही तो होता है। हमारा मकसद है, अगर हम कोई चीज़ स्ट्रेटजी बना रहे हैं, उसके अंदर हमें देखना है कि हमने उस स्ट्रेटजी से जिस इंडेक्स के ऊपर वो स्ट्रेटजी लगाई, क्या हमने उस इंडेक्स को बीट कर दिया उस स्ट्रेटजी से। अगर हमने उस इंडेक्स को बीट नहीं किया तो इसका मतलब वो स्ट्रेटजी हमारी अच्छी नहीं है, तो उसके लिए XIRR ही यूज़ होगी या CAGR ही यूज़ होगी। अगर हम इन रेशोज़ को यूज़ नहीं करेंगे तो हमें तो कभी पता ही नहीं चलेगा कि हम जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं या नहीं कर रहे। फिर तो ये है कि स्ट्रेटजी बनाओ, स्ट्रेटजी चला दो, सोचो ही मत कि क्या चल रहा है। कि 10 लाख के 15 लाख हो गए हमारे लिए बहुत हैं। उस दौरान 10 लाख के अगर 23 लाख हो गए मार्केट के अंदर, तो हमने वो सोचना ही नहीं, क्योंकि सोचने के लिए तो हमने रखा ही नहीं है किसी चीज़ को, हमने सोचना तो है ही नहीं, क्योंकि हमारी स्ट्रेटजी बन गई है, हमने तो चलाना ही चलाना है उसको। तो इसलिए XIRR एक बहुत ही ज़रूरी टूल है और महेश चंद्र कौशिक जी ने इसको बिल्कुल ही नकार दिया कि XIRR नहीं है। जब वो एग्ज़ाम देकर आए होंगे तो उसके अंदर बहुत सारे क्वेश्चन इस टाइप के आते हैं कि XIRR कैलकुलेशन करके दिखाओ, या ये 4-5 फंड हैं, इसके अंदर से आपको कौन सा अच्छा लग रहा है, क्योंकि उसके अंदर ये कैलकुलेशन ही करनी पड़ेगी, तभी अच्छा या बुरा का पता चलेगा। तो उन्होंने वो सारी कैलकुलेशंस की होंगी एग्ज़ाम के अंदर, क्योंकि RA का एग्ज़ाम कोई आसान एग्ज़ाम नहीं है, वो बहुत मुश्किल एग्ज़ाम है। मेरे साथ काफ़ी लोग और दे रहे थे एग्ज़ाम, और जिस एग्ज़ाम में मैं पास हुआ वो सब के सब फेल हो चुके थे। तो मुझे पता है वो काफ़ी इंटेलिजेंट लोग थे, कुछ लोग मेरे को जानते भी थे उनमें से। इसका मतलब एग्ज़ाम का लेवल कुछ डिफ़िकल्ट होता होगा, तभी लोग फेल होते हैं ना। तो महेश चंद्र कौशिक जी ने वो एग्ज़ाम दिया हुआ है, पास किया हुआ है, वो सेबी पंजीकृत हैं और वो ऐसी बात कर रहे हैं, तो मुझे ये अच्छी नहीं लगी। तो मैं कहा XIRR का आपको मकसद समझा दूँ और उसका मतलब समझा दूँ। ये सिर्फ पास्ट नहीं है, ये एनालिसिस है कि हम जो कर रहे हैं वो सही भी कर रहे हैं या नहीं कर रहे। अगर हम पास्ट को देखेंगे नहीं तो फ्यूचर का प्लान कैसे करेंगे। जो चीज़ पिछले 10 साल में नहीं चली, 15 साल में नहीं चली, तो आप क्या सोचते हैं कि आप उस पे आँखें बंद करके चला दो, वो चलती ही रहेगी। इससे पहले हम बात करें स्ट्रेटजी की, आप एक डिस्क्लेमर सुन लीजिए, यह कोई इन्वेस्टमेंट की एडवाइस नहीं है, ये स्ट्रेटजी मेरी नहीं है, ये महेश चंद्र कौशिक साहब की है। और इस वीडियो में किसी भी तरीके से मैं कोई इन्वेस्टमेंट की एडवाइस नहीं दे रहा हूँ। और अगर आपको कोई इन्वेस्टमेंट करनी है तो आप अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र से बात कीजिए, उसके बिना आप कोई भी इन्वेस्टमेंट ना कीजिए। मेरी वीडियो देखकर तो बिल्कुल मत कीजिएगा। तो अब बात करते हैं स्ट्रेटजी की, जो कि मैं शॉर्ट में बताऊँगा। जिसको अच्छे से समझना है वो महेश चंद्र कौशिक साहब की वीडियो जाके देख लें, क्योंकि 1 घंटे में उन्होंने समझाई है, तो अगर मैं भी समझाने लग गया तो मुझे भी 1 घंटा लग जाएगा। तो मैं शॉर्ट्स में उनके रूल बता देता हूँ। उन्होंने इस जो पर्टिकुलर स्ट्रेटजी है उसके अंदर 10 लाख रुपए की कैपिटल एज्यूम की है। उन्होंने बोला है कि इस कैपिटल को 50 बराबर हिस्सों में बाँट दीजिए और एक हिस्से को आप इन्वेस्ट कीजिए। इन्वेस्टमेंट का रूल क्या है, आपने जो इन्वेस्ट करना है वो निफ्टी 100 के शेयर्स में करना है। और कैसे करना है कि आपने रोज़ ट्रैक करना है 3:15 बजे कि आज कितने शेयर्स निफ्टी 100 में से गैप अप ओपन हुए, यानी गैप अप में से 3.14% से ऊपर कितने शेयर्स ओपन हुए। तो आपने उनकी लिस्ट बना लेनी है। उसके बाद आपने 3:15 बजे से अराउंड देखना है कि 3:15 से 3:30 के बीच में आपने ध्यान रखना है कि जो शेयर जिस रेट पर ओपन हुए थे उससे ऊपर चल रहे हों। अगर वो उससे ऊपर चल रहे हैं तो आपने जितने भी शेयर्स एक दिन में आए हैं उतने बाय नहीं करने, आपने सिर्फ एक शेयर बाय करना है। और किस अमाउंट से करना है, 50वें हिस्से से। इसके हिसाब से अगर 10 लाख रुपए आपकी कैपिटल है और आप 50वां हिस्सा देखेंगे तो 20,000 रुपए आती है। उसके बाद उन्होंने कुछ कंपाउंडिंग के रूल्स बताए हैं, जो कि आप उनकी वीडियो में जाके अच्छे से देख सकते हैं। और ये स्ट्रेटजी थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि इसके अंदर पास्ट का डाटा बहुत ज़्यादा एनालिसिस करना पड़ेगा। तो इसको मतलब मेरे जैसे व्यक्ति के लिए जो थोड़ा बिजी रहता है उसके लिए शीट बनाना बहुत मुश्किल था। तो एक सज्जन जिनका नाम महेश चंद्र कौशिक जी ने भी अपनी वीडियो में लिया है, उन्होंने ये शीट बनाकर सबका काम आसान कर दिया है। मैंने वो शीट उनकी डाउनलोड की है
और उसके ऊपर अपना एनालिसिस किया है। तो चलिए मैं आपको स्क्रीन पर लेकर जाऊँगा। उससे पहले आप मेरी बात सुन लीजिए कि ये शीट मेरे द्वारा नहीं बनाई गई है। ये शीट मैंने महेश चंद्र कौशिक जी की वीडियो से ही ली है और ये शीट महेश चंद्र कौशिक जी ने भी नहीं बनाई है, ये किसी और यूट्यूबर ने बनाई है। और ये अगर महेश चंद्र कौशिक जी ने शेयर किया है तो मैं मान के चल रहा हूँ इसके अंदर जो भी डाटा उन्होंने दिया है वो सही दिया है। और इस शीट को कैसे बनाया गया है वो इस वीडियो में ही एक्सप्लेन किया गया है। मैं एक्सेल का ज़्यादा एक्सपर्ट नहीं हूँ क्योंकि मुझे मार्केट्स के बारे में पता है, मुझे प्राइस एक्शन के बारे में पता है, लेकिन मुझे ये एक्सेल के बारे में वर्किंग नॉलेज है, एक्सपर्ट नॉलेज नहीं है। तो मैं इस शीट को खुद से नहीं बना सकता। मैं उनकी रिस्पेक्ट करता हूँ जिन्होंने इस शीट को बनाकर हमारा काम आसान किया है और हमें डाटा एनालिसिस करने का एक मौका दिया है। तो बिना देरी किए हम चलते हैं शीट पर। तो सबसे पहले हम शीट के डाटा की बात करते हैं। इस शीट को डिटेल में अगर आपने समझना है तो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, आप कौशिक साहब की वीडियो देख सकते हैं। इसके अंदर जो सबसे जरूरी टैब है वो है सोल्ड होल्डिंग वाला और XIRR वाला, हम उसी की डिस्कस करेंगे। इस शीट में एक बात और भी है कि जब आपकी पहली इन्वेस्टमेंट हो गई उसके बाद आपने ये कंसिडर करना है कि अगली इन्वेस्टमेंट आपने प्रॉफिट बुक कर लिया है, चाहे उस इन्वेस्टमेंट तक आपने प्रॉफिट बुक किया हो या ना किया हो, और साथ में आपने अपना डिविडेंड भी निकाल लिया है। तो उसके हिसाब से जब भी अगली इन्वेस्टमेंट करेंगे ना तो 235 रुपये बढ़ाकर करते हैं। तो ये शीट का लॉजिक है, उसके हिसाब से इन्होंने इन्वेस्टमेंट की हुई है। तो अगर हम बात करें इस पूरे प्रोसेस में इन्होंने रिटर्न्स कितने कमाए हैं, इन्होंने रिटर्न कमाए हैं 5,19,111 रुपये। इसके ऊपर इन्होंने 1 लाख रुपए के करीब करीब टैक्स दे दिया है और 23,000 रुपये के करीब इन्होंने ब्रोकरेज वगैरह पे कर दिया है। तो जो नेट इनके हाथ में बचा वो बचा 3,99,065 रुपये, यानी करीब करीब 4 लाख रुपए के करीब। उसमें से ये 3 लाख रुपए का सेल्फ डिविडेंड दे दिया है इन्होंने और 1 लाख रुपया री इन्वेस्ट कर दिया है। मीन्स स्ट्रेटजी के अंदर आपने पहले दिन ही इन्वेस्टमेंट शुरू की और पैसा निकालना ही शुरू कर दिया। मेरे को तो समझ में नहीं आ रहा है स्ट्रेटजी का लॉजिक क्या है कि आप पहले, मतलब जो इन्वेस्टमेंट है उसके प्रिंसिपल ये कहते हैं कि आप अपनी मनी को ग्रो होने दें, पेड़ को बड़ा होने दें, उसके बाद उसके फल तोड़ने शुरू करें। तो पेड़ को पहले फैलने दें, उसकी बड़ी बड़ी टाहनियाँ होने दें, उसके बाद जाके आप अपना फल तोड़ें और या फिर अगर आपको कुछ चाहिए उसमें से निकालते रहें। और मार्केट के अंदर जैसे कि मैंने पहले बात की, पहला रूल ही यही है कि पैसा वो लगाएं जिसकी आने वाले 5-10 साल तक जरूरत ना हो। अगर आपको किसी ने बैन डाल दिया है ना कि मार्केट में बैठकर आप मार्केट से ही पैसा कमाकर अपना घर चला लेंगे और रेगुलर इनकम निकाल लेंगे, तो भूल जाइए। छोटे पोर्टफोलियो के साथ ऐसा पॉसिबल नहीं है कि आप मार्केट से रोज ही रिटर्न निकाल रहे हैं, सोच रहे हैं कि आपके घर का खर्चा मार्केट से चले। अरे भैया, मार्केट के अंदर अगर आप इन्वेस्टमेंट की बात करें, ट्रेडिंग की नहीं, मैं सिर्फ इन्वेस्टमेंट की बात कर रहा हूँ। अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो आप अपनी हार्ड अर्न मनी लगा रहे हैं और इनिशियल स्टेज के अंदर अगर आप मार्केट के अंदर लगा रहे हैं पैसा, तो सोच के चलिए कि 15-20 साल तक आप उसको नहीं निकालेंगे, ताकि वो आपकी कैपिटल का बेस ही इतना बड़ा हो जाए कि वो आपकी बड़ी बड़ी जरूरतें पूरी करे। मार्केट का पैसा ऐसा नहीं है कि आप अपने घर का राशन लेने के लिए मार्केट से पैसा लेकर जाएंगे, उसके लिए आपकी अदर इनकम होती है। आप कहीं से तो पैसा लेकर आए हैं ना, जो 10-20 लाख रुपए आप डालेंगे कहीं से तो आया होगा ना, आपकी कहीं ना कहीं कमाई तो होगी ना। इसी चक्कर में लोग पढ़ते हैं और वो अपनी नौकरियां छोड़ के बैठ जाते हैं। जब आपके दिमाग में ये भर दिया जाता है ना कि आप पैसा लगाएं और इनिशियल डेज से ही पैसा निकालना शुरू कर दें, तब आपको आपकी नौकरी बुरी लगने लग जाती है। आपको जब लगता है ना कि मार्केट बहुत अच्छा रिटर्न देती है, वो होता कब है? जब मार्केट में बुल रन आता है और उस दौरान मार्केट बहुत अच्छा रिटर्न दे रही होती है। उस टाइम आपको लगता है कि भाई नौकरी पे मेरे को पूरा महीना काम करना पड़ता है और मैं तब जाके 20,000 50,000 रुपये कमा पाता हूँ। और मार्केट में क्या है, 50,000 रुपये लगाओ तो 5,000 रुपये निकाल लेता हूँ। इसी लॉजिक के हिसाब से आप सट्टेबाजी की तरफ चले जाते हैं और अपना करियर खराब कर लेते हैं। तो अब बात करते हैं XIRR की। उन्होंने जो अपनी कैलकुलेशन की है उसके हिसाब से XIRR दी है 37.4% की। अभी मैं इसके ऊपर कोई कमेंट नहीं कर रहा कि ये सही है या गलत है, ये मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ जब हम अगले लॉजिक की तरफ बढ़ेंगे। इसके बाद उन्होंने XIRR की शीट के अंदर भी ये सेम कैलकुलेशन करके दिखाई है और यहाँ पर भी 37.4% की XIRR आई है। ये डाटा प्योरली उनका है, इसके अंदर मैंने कुछ भी छेड़छाड़ नहीं की है, कोई चेंज नहीं किया है। उन्होंने निफ्टी 50 का डाटा दिया है कि 3 सितंबर 20 को निफ्टी 50 11,527 के लेवल पर थी और 26 अगस्त 2025 जब तक का ये डाटा है उस तब तक निफ्टी 24,712 के लेवल पर थी। उन्होंने बताया कि निफ्टी में जो इंक्रीज हुआ है वो 114.38% का हुआ है और जो प्रो राटा एनुअल इंक्रीज है, मतलब इसको 5 से डिवाइड करके 22.96% पे ये ले आए हैं। मतलब उन्होंने जो ये गेन था 114% का, उसको 5 हिस्सों में बांट दिया कि हर साल एवरेजली 22.96% ये बढ़ा है। फिर मैंने यहाँ पर ये मैंने लगाया हुआ है कि अगर आप यही 10 लाख रुपया निफ्टी के अंदर लगा देते तो आपका पैसा आज की डेट में नहीं, 26 अगस्त 2025 तक 21,43,756 रुपये हो जाता इसी डाटा के हिसाब से। और ये कह रहे हैं कि निफ्टी की जो CAGR है या XIRR है वो है 22.96 और जो इनकी XIRR है वो है
37.4। अगर उनकी XIRR 37.4 है तो उनके लॉजिक के हिसाब से उनका पैसा ज़्यादा बड़ा होना चाहिए, क्योंकि XIRR तभी बढ़ी जाएगी जब पैसा ज़्यादा बढ़ेगा। लेकिन हुआ उल्टा, उनका पैसा कितना बढ़ा, 4 लाख रुपए। अगर हम 5 लाख रुपए में से 1 लाख रुपए के खर्चे निकाले हैं उन्होंने, तो 4 लाख 3,99,000 का इनका इंक्रीज था, तो 4 लाख रुपया बढ़ा। मीन्स उनका पैसा 10 लाख से 14 लाख रुपए हुआ। लेकिन निफ्टी का पैसा 10 लाख से 21,43,756 रुपए हो गया, मतलब 22%, 37% से बड़ा हो गया। अब मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा कि 37.4% छोटा कैसे है और 22% बड़ा कैसे है। तो आगे आपका डिसीजन है कि आपने छोटा रिटर्न लेना है या बड़ा रिटर्न लेना है। एक डिस्क्लेमर इस बात के ऊपर मैं आपको बोल दूं, स्टॉक मार्केट में हमेशा पास्ट डाटा को एनालिसिस किया जाता है और उसके बेस पर हम इन्फॉर्म्ड डिसीजन लेते हैं फ्यूचर के लिए। पास्ट डाटा कभी भी फ्यूचर की गारंटी नहीं होता, ये कभी नहीं बताएगा कि भाई जो पास्ट में हो चुका है वही फ्यूचर में रिपीट होगा। तो इस चीज़ को आप मान के चलें कि यह कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है कि आप निफ्टी में पैसे लगा दें, वो आपका प्योरली आपका डिसीजन है, आपको लगाने हैं या नहीं लगाने, और अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से बात जरूर कर लें। तो जब आप यहाँ तक वीडियो देख चुके हैं तो आपको इतना तो पता चल गया होगा कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। क्या गड़बड़ है, आइए अब हम जानते हैं। मैंने ना इस सारी शीट को डाटा एनालिसिस करने के लिए शुरू में कुछ भी नहीं छेड़ा। यहाँ मैंने माई एनालिसिस करके एक शीट बना ली है जिसके अंदर मैंने सिर्फ इनका XIRR वाला डाटा उठा के यहाँ पर पेस्ट कर लिया है, वैल्यू पेस्ट कर लिया है। और XIRR देखेंगे 37.42, 37.4, ये राउंड ऑफ के चक्कर में कुछ होगा, सेम आ रही है इनकी XIRR। अब मैं आपको बताऊंगा कि ये 37.42 कैसे आ गई। अगर आप सारी शीट का एनालिसिस करने के बाद मेरे पे जाएंगे ना, तो मैं आपको दिखाऊंगा कि कितना ज़्यादा फर्क है। तो इन्होंने क्या किया, जब पहला शेयर लिया ना तब दिखाया कि इन्वेस्टमेंट मेरी 20,000 की हो गई है, फिर वो बिक गया, फिर मेरी 20,000 की हो गई है, फिर बिक गया। अगर आपने 10 लाख रुपया साइड में रखवा दिया है और आप रिटर्न कैलकुलेशन करने चले जाएंगे इन्वेस्टेड अमाउंट यानी 20,000 30,000 के ऊपर, तो XIRR हमेशा बड़ा आएगा। फिर उन्होंने एक लॉजिक और दिया कि अभी तो मैंने उस FD के ब्याज को लिया ही नहीं है, जो पैसा स्पेयर पड़ा रहा आपका। FD पे तो आप ब्याज ले ही नहीं पाओगे क्योंकि आपकी चीज़ अनसर्टन है। आप रोज बैंक में जाके FD तुड़वाने लग गए तो 2% ही ब्याज देगा बैंक भी आपको, सेविंग बैंक से ऊपर का ब्याज नहीं मिलेगा। अगर आप रोज FD तुड़वाने बैठ गए तो आपके लिए लिक्विड बीज ही एक सेफ ऑप्शन रह जाता है कि आप लिक्विड बीज के अंदर इन्वेस्टमेंट कर दो। लिक्विड बीज का एवरेज रिटर्न 5% है, तो हम उसको बेसिस मानकर ना मैंने एनालिसिस किया है इस शीट के अंदर। आप देखेंगे ना इस शीट के अंदर जब भी शेयर बिका है, XIRR वाली शीट में जब भी शेयर बिका है ना, यहाँ पर सेल, इन्वेस्टमेंट, सोल्ड डाटा ऑफ सोल्ड स्क्रिप्ट्स, तो उन्होंने बताया है कि वो कितने प्रॉफिट पर बिका है। तो मैंने ये सारा का सारा माई एनालिसिस के अंदर जाके जब भी शेयर बिका मतलब पॉजिटिव वैल्यू आई, उसके अंदर मैंने ये डाल दिया कि कितने कितने प्रॉफिट के ऊपर शेयर बिका है। कौशिक साहब ने आपको बोला कि 75% आप इसमें से विड्रॉ कर लो, लेकिन अगर मैं वो शीट के अंदर इम्प्लीमेंट करता तो आप लोगों के लिए कॉम्प्लीमेंट हो जाता। तो मैंने सोचा कि मैं ये सारा का सारा पैसा री इन्वेस्ट करूंगा और मैं ईयर एंड पे जो भी मेरे को गेन आएगा एक साल में उसको दोबारा से लिक्विड बीज के अंदर डाल दूंगा। बाकी मैंने इसके अंदर स्ट्रेटजी में कोई छेड़छाड़ नहीं की है। मेरे को देखना था कि अगर जो पैसा मेरा स्पेयर पड़ा हुआ है वो मेरे को कितना रिटर्न देगा, फिर मैं इसकी XIRR कैलकुलेट करके देखूँ। तो इसके बेसिस पर जब मैंने XIRR कैलकुलेशन शुरू की तो सबसे पहले मैंने दिखाया कि मेरा 10 लाख रुपया 3 सितंबर 2020 को लग गया है। उसके बाद ये मेरे पास रिटर्न आते चले गए और साल के एंड में मेरे पास जो लिक्विड बीज से गेन आया वो आया 47,000 रुपये। ये मैंने कैसे लिया, इसकी कैलकुलेशन भी मैंने यहाँ पर दिखाई हुई है। आप देखेंगे ना कि ये जितना पैसा इनका इन्वेस्ट होता जा रहा है, मैंने ये डालता गया कि हर डेट के अंदर मेरे पास टोटल इन्वेस्टमेंट कितनी होती चलेगी, जो पैसा रिटर्न आता चला गया वो कितना वापस आता गया, टोटल इन्वेस्टमेंट मेरी कितनी रह गई। तो आप देखेंगे ना इसके अंदर से जाके मैंने यहाँ पे एवरेज देखा कि इस साल एवरेज मेरा 60,000 रुपया इन्वेस्टेड था। तो 10 लाख रुपए में से 60,000 रुपया एवरेजली मेरे पास नहीं था, वो मार्केट के अंदर लगा रहा, तो मुझे उसके ऊपर लिक्विड बीज का गेन नहीं आएगा। तो मैंने 9,40,000 रुपये के ऊपर यह गेन कैलकुलेट करके यहाँ पे डाल दिया और ये सारा का सारा पैसा मैंने री इन्वेस्ट कर दिया सेम डेट में। ऐसे ही मैंने हर साल में यही करता चला गया और आप देखेंगे कि एंड में जाके मेरे पास जो टोटल पैसा बच गया वो बन गया 17,86,462 रुपये। इस वीडियो में ना मैं आगे बढ़ूँ उससे पहले मैं आपको एक बहुत बढ़िया लॉजिक बताऊंगा कि ये जो स्ट्रेटजी है ना, ये इन्वेस्टिंग के ना सारे प्रिंसिपल फेल करती है। इन्वेस्टिंग का प्रिंसिपल क्या कहता है कि मार्केट जब चल रही हो तो आपको पैसा डालते चले जाना चाहिए उसके अंदर, और
मार्केट जब गिर रही हो, आपको अपना पैसा विड्रॉ करके सेफ साइड बैठना चाहिए। अगर आप छोटे ड्यूरेशन के इन्वेस्टर हैं तो। अगर आप लॉन्ग ड्यूरेशन के इन्वेस्टर हैं तो आपको ऊपर चढ़ने वाली मार्केट में ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता, तो आप गिरते हुए में भी और पैसा डालते रहिए और आपका पैसा बनता चला जाएगा। लेकिन इसके अंदर से तो आप डिविडेंड ले रहे हो, तो आप एक छोटे ड्यूरेशन वाले ट्रेडर हो और आपको हमेशा शॉर्ट टर्म गेन ही लगा है, तो आप अगर देखेंगे ना, अगर हम बात करें चार्ट्स पे कि चार्ट्स के ऊपर ये स्ट्रैटेजी कैसे दिखती है, तो मैंने निफ्टी 50 का एक चार्ट लगाया हुआ है और हम इसको ईयर वाइज देखेंगे। 20 से लेके 21 तक हमें दिख रहा है कि मार्केट एक बहुत अच्छे फेज में रही थी, कि मार्केट में बुल रन आया हुआ था। अब देखेंगे ये 20 से लेके, यहाँ डेट है 3 सितंबर 20, ये 3 सितंबर 20 से लेके अराउंड यहाँ से 3 सितंबर 21 तक, ये अराउंड यहाँ तक मार्केट बहुत अच्छे फेज में रही। और आपकी इन्वेस्टमेंट कितनी रही इस अच्छे फेज के अंदर, आइए वो भी देख लेते हैं। आपकी एवरेज इन्वेस्टमेंट रही 60,000 रुपया इस बुल रन के अंदर 10 लाख रुपए में से। और आपकी जो मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट रही, ये मिनिमम इसलिए दिखा रहा है क्योंकि जो आपका इन्वेस्टेड पैसा है ना CAGR कैलकुलेशन के लिए, वो आपको माइनस में रखना पड़ता है जो आपने इन्वेस्ट कर दिया है। 1.5 लाख रुपया, 1,60,000 रुपया, मतलब मार्केट जब भाग रही है तो 1,60,000 रुपया इन्वेस्ट किया हुआ है आपने, और बाकी पैसे को आप FD के अंदर रख के सेफ बैठे हैं और खुश हैं कि भैया हम सेफ हैं, हमारे को कोई डर नहीं लग रहा मार्केट से। डर लगेगा भी क्यों, आपका पैसा ही नहीं लगा हुआ तो आपको डरेंगे भी क्यों। पैसा भी उसी का बनता है जो पैसा लगाता है। आपने लॉजिक सुना होगा कि अगर आप 1 लाख रुपया इन्वेस्ट कर रहे हैं और कोई 1 करोड़ रुपया इन्वेस्ट कर रहा है, अगर आपको सेम रिटर्न आए, मान लो आपका पैसा 2 गुना हो जाए, तो उसका 1 करोड़ का, उसको 1 करोड़ के ऊपर 1 करोड़ मिलेगा, आपको 1 लाख के ऊपर 1 लाख मिलेगा, तो 2 लाख और 2 करोड़ में बहुत फर्क आ जाता है। तो वही चीज़ है, पैसा लगाओगे तभी तो पैसा बनेगा ना, पैसे को बाहर रखोगे तो कहाँ पैसा बनेगा। उसके बाद हम अगला साल चेक करते हैं 21-22, या हम स्क्रीन पे ही चेक कर लेते हैं कि 21-22 के अंदर क्या हुआ होगा। अगर हम 21-22 के अंदर देखेंगे 4 लाख रुपया, मतलब इस साल बिना चार्ट पे देखे आप समझ जाना कि पिछले साल से मार्केट लीनियंट रही होगी 21-22 सितंबर से लेके, है ना। तो आप देखेंगे ये 21 सितंबर 2021 से लेके ये आ गया सितंबर 2022, मार्केट कहीं नहीं गई और आपका पैसा ज़्यादा लगा हुआ है। आप देखेंगे 4 लाख रुपया इन्वेस्ट हो गया, जो कि पहले 1.5 लाख रुपया था, अब वो 4 लाख रुपया हो गया, और एवरेजली आपका 1,93,000 रुपये लगा हुआ है, और ये भी आपके पहले वाले एवरेज से ज़्यादा है। अब हम अगले साल को देखते हैं इसी तरीके से। इस साल में आपका जो मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट हुई है वो 6 लाख रुपए की हुई है, तो आप समझ जाना कि मार्केट कहीं नहीं गई क्योंकि आपका पैसा लग रहा है। ये है सितंबर 22 से सितंबर 23, ये देखो सितंबर अराउंड यहीं से स्टार्ट है, सितंबर 22 से लेके सितंबर 23 तक ज़्यादातर साल पूरा मार्केट कहीं नहीं गई, वहीं घूमती रही। अब आप चार्ट पे देख के समझ जाना कि अगले साल आपकी इन्वेस्टमेंट कम होगी। 23 और 24 के अंदर मार्केट अच्छी चली थी, तो आपकी इन्वेस्टमेंट फिर से कम होकर जो मैक्सिमम आप इन्वेस्टेड रहे हो किसी टाइम पे, तो 3,78,000 रुपये हुए। और अगर हम बात करें 24-25 की, ये सबको पता है क्योंकि जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं वो ज़्यादातर नए इन्वेस्टर हैं या कोई पुराना इन्वेस्टर भी है, अगर वो देख रहा है तो उसको पता है कि 24 और 25 के अंदर मार्केट कहीं नहीं गई, मार्केट यहीं घूमती रही जहाँ पे वो अभी है। इवन मार्केट का जो पीक था वो अभी तक हमने अचीव नहीं किया है। तो आप देखेंगे कि जो मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट है 7 लाख रुपया। मीन मार्केट अगर गिर रही है, कहीं नहीं जा रही, तो आप अपना पैसा लगा रहे हैं स्ट्रेटजी के अंदर, और अगर मार्केट जा रही है, भाग रही है, तो आपका पैसा बाहर पड़ा है और आप कैलकुलेशन कर रहे हैं उस पैसे के ऊपर जो आप लगा रहे हैं। अरे भाई, जब मार्केट चल रही है तो कम से कम तब तो पैसा लगा दो। आप कह रहे हो कि अगर आपके 3 शेयर आए एक दिन में, या 4 आए, 5 आए, तो आपने एक ही लेना है। ये लॉजिक उस टाइम पे ठीक है जब आपको पता है कि मेरा रोज एक ट्रेड आ जाएगा, मैं ले लूंगा। आप डाटा चेक करेंगे ना तो 4-4, 5-5 दिन के बाद एक ट्रेड आता है। बहुत कम ट्रेड आए हैं, 65 ट्रेड आए हैं इसके अंदर जो कि एग्जिट हुए हैं, और वो भी 5 साल के अंदर। तो इतने कम ट्रेड आ रहे हैं, उसके बावजूद अगर एक दिन में 2-3 आ गए, पैसा फ्री पड़ा है, आप लगा नहीं रहे। उसके बाद आप चूज कर रहे हो कि कौन सा ऊपर गया है, कौन सा नीचे गया है, इतनी बड़ी बड़ी कैलकुलेशन कर रहे हो। और वो कैलकुलेशन अगर आप XIRR बेसिस के ऊपर, इन्वेस्टमेंट के ऊपर कर रहे हो, और आप ये भूल ही रहे हो कि आपका जो 9 लाख रुपए है वो तो 5% ही कमा रहा है, तो ये तो कोई लॉजिक ही नहीं हुआ। ऐसे तो कितनी XIRR दिखा दो, 10 लाख की जगह 50 लाख रुपए साइड में रखवा लो और जितना मर्जी दिखाते रहो, इसका तो कोई लॉजिक नहीं है। आप अगर लॉजिकल बात करेंगे और लॉजिकल रिटर्न दिखाएंगे तभी एक इन्वेस्टर को पता चलेगा। जब हम एक बड़े लेवल पर पहुंच जाते हैं ना, जहां पर हजारों लोग हमें सुन रहे हैं, हजारों लोग हमारी बात समझ रहे हैं, तो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है हमारे ऊपर कि हम जो बात करें वो लॉजिक पे करें। हम किसी को
इस तरीके से मिसगाइड ना कर दें कि ये स्ट्रेटजी मैंने दी है, आप चला लो, आप मेरी वीडियो देखो, चला लो। चाहे आप डिस्क्लेमर में बोल देते हो कि ये कोई गारंटी नहीं है, रिटर्न की गारंटी नहीं है ना? आप वो चीज़ आगे भी बोल सकते हो कि भई मैंने कौन-सा गारंटी दी है। लेकिन जो लोग आपकी वीडियो देख रहे हैं, वो कुछ सीखने के लिए देख रहे हैं। आप स्ट्रेटजी देते हैं, वो इसलिए देते हैं कि कोई उसको चला सके। अगर वो चलाएगा और उसको मार्केट के अनुसार ही रिटर्न नहीं मिलेगा, तो उस इतनी मेहनत करने का फ़ायदा क्या है? आपको रोज़ एक शीट बनानी है, आपको रोज़ सवा 3 बजे उठना है, बैठना है मार्केट में और आपको देखना है कि ये 100 शेयर्स का क्या हुआ। चलो आप अपने डाटा को एनालिसिस करने के लिए गूगल शीट्स का यूज़ कर लेंगे कि आप फ़िल्टर लगाकर ये काम कर सकते हैं। लेकिन उसके बावजूद फिर आपकी कॉम्प्लिकेसी है कि अगर 3 आ गए तो उसके अंदर ये कंडीशन है, 4 आ गए तो ये कंडीशन है और हर बार इन्वेस्टमेंट इतनी बढ़ानी है, तो शीट पे कैलकुलेशन करते रहो। आपके घर में कोई बीमार पड़ा है, कोई शादी में गए हो, लेकिन आपने क्या करना है? कुछ नहीं करना। सवा 3 बजे आप सारे काम-धाम छोड़ोगे और आप स्ट्रेटजी की तरफ बैठ जाओगे कि भैया मुझे को देखना है कि मेरे कोई शेयर्स तो नहीं आ गए हैं आज। और जिस दिन आपने कोई शेयर मिस किया या आपने सोच लिया कि आज नहीं करेंगे, उसी दिन ही ऐसा शेयर आएगा जो उसने आपको टारगेट देना हो। और टारगेट भी क्या है? 6%। मार्केट चाहे 50% भाग जाए, लेकिन आपने 6% लेके ही निकल जाना है। उनको तो कोई क्राइटेरिया नहीं है। आपने कोई फंडामेंटल नहीं देखा शेयर का, आपने ये नहीं देखा कि उसका फ्यूचर प्रोस्पेक्ट क्या है। आपने बस ये देख लिया कि निफ्टी 100 के अंदर है। क्या निफ्टी 100 के सारे शेयर चलते हैं? क्या जितने भी शेयर निफ्टी 100 के अंदर हैं, उसके पीछे लॉजिक यही है कि वो चल ही जा रहे हैं? आप देखेंगे इंडेक्स क्यों होता है? अगर आप देखेंगे इंडेक्स 1% चला है, तो आपके शेयर्स कई बार 2-2% चल पड़ते हैं। या अगर इंडेक्स 1% गिरा है, तो आपके शेयर्स कई बार 2-2, 3-3% गिर जाते हैं। उसका लॉजिक ही यही है कि शेयर्स और इंडेक्स अलग-अलग चलते हैं। इंडेक्स एक क्युमुलेटिव है, उसके अंदर 50-100 शेयर्स हैं, उसकी एवरेज के बेस पे चलते हैं। उन 100 शेयर्स में से 10-20 शेयर अगर ऊपर गए हैं और 80 शेयर अगर नीचे गए हैं, तो उसकी एवरेज में फ़र्क पड़ जाएगा। वही एवरेज हमें अपने पोर्टफोलियो में दिखती है। तो पता चले वही 20 के अंदर आप बैठ गए आगे, क्योंकि आपका जो पोर्टफोलियो एक्युमुलेट होगा ना, जो पैसा आपका लगता चला जाएगा। अगर आप देखेंगे ना यहाँ पे करंट होल्डिंग्स के अंदर जाके इनकी शीट के अंदर, ये इनकी एक्युमुलेटेड होल्डिंग्स हैं। इनका जो पैसा एक्युमुलेट हो गया ना, ये 4-5 शेयर्स के अंदर हो गया है। और आप इसके अंदर अगर टोटल की अगर बात करें तो 5,90,000 रुपए का अमाउंट इन्वेस्ट हो चुका है इसके अंदर। और 5,90,000 के ऊपर ना जो अभी करंटली चल रहा है 82,000 रुपए का लॉस चल रहा है। ऑलमोस्ट 18-20% का लॉस चल रहा है। 18-20% का लॉस आप जानते हैं कि कब पूरा होगा और कब जाएगा? इसके होल्डिंग पीरियड से आप देखना आगे कितना है, क्योंकि मार्केट ज़्यादातर फेजेस के अंदर काम कर रही है। तो ये लॉजिक ही नहीं दिख रहा कि आप सिर्फ पैसा वहीं लगाएं जब बियर फेज आ गया। अब बियर फेज के अंदर और उसके बाद अगर आपने बियर फेज के अंदर पैसा लगाया है, उसका मोटिव ये होता है कि हमने रिटर्न बहुत अच्छे लेने हैं। रिटर्न क्या है आपका? 6%। बियर फेज में पैसा भी लगाओगे, गिरते मार्केट के अंदर पैसा भी लगाओगे, रिटर्न कितना है? 6%। उसको भूलोगे नहीं, क्योंकि आपको तो 6% लेके निकल जाना है। आपने तो अपने एक्सेल पे और अपने पोर्टल पे फार्मूले सेट कर दिए हैं कि या टारगेट सेट कर दिए हैं कि जब ये टारगेट हिट हो जाए आप चले जाना, हमारा हो गया, बाकी देखते रहना। बियर मार्केट में खरीदने का वही लॉजिक होता है कि जब आप बियर मार्केट में खरीद रहे हैं, तो आप वेट कर रहे हैं ऑल टाइम हाई की या इससे ऊपर जाने की। 2-2, 3-3% के लिए अगर आप बियर मार्केट में खरीद रहे हैं, तो आपको वो रुला देगी। आप बैठे रह जाएँगे मार्केट के अंदर और जब वो निकल जाएँगे, उसके बाद देखिएगा कि रैली कितनी बड़ी आ गई है। तो अभी तक हमने बात की XIRR के लॉजिक की, तो अब देखते हैं एक्चुअल में XIRR आई कितनी है। इन्होंने जो हमें XIRR दी 37.4% की। मैंने यही डाटा आपके सामने आपको बताया कि मैंने कैसा इस डाटा को यूज़ किया और कैसे इसको रखा है। तो मैं यहाँ पर इसी डाटा को कॉपी करके ले आया हूँ। 25 अगस्त 2025 तक जो उनकी एक्चुअल XIRR है, वो है 14.31%। मीन्स ये कह रहे हैं 37, एक्चुअल में 14.31% इस स्ट्रेटजी के हिसाब से XIRR है। और अगर यही पैसा आप निफ्टी में लगाएं, निफ्टी की जो XIRR है वो है 16.55% की इस पीरियड के अंदर। और नेक्स्ट 50 की जो XIRR है वो है 20.15% की। जो ये शेयर्स है ना निफ्टी 100, वो इन्हीं से ही निकलेंगे। मतलब अगर निफ्टी और निफ्टी नेक्स्ट 50 चलेगा तभी वो शेयर्स चलेंगे। अदरवाइज आपने दिखा दिया मैंने आपको कि आपका पैसा फंस जाएगा, इन्वेस्ट होके पड़ा रहेगा अगर निफ्टी 50 नहीं चलेंगे तो मैंने आपको पिछले सालों में दिखाया, जिन सालों में निफ्टी 50 नहीं चला उस टाइम आपकी इन्वेस्टमेंट ज़्यादा हुई है और आप उसके अंदर बैठे रहे हैं। तो वही चीज़ होगी। अब कहीं लोग आएंगे यहाँ पे लॉजिक देंगे कि हमने तो सेफ इन्वेस्टमेंट करनी है, हमने तो 20,000 ही लगाया है एक बार में, फिर 10 लाख रुपया रखा क्यों है साइड में? अरे भाई, आपने 10 लाख रुपया निकाला हुआ है मार्केट के लिए, वो यही सोच के निकाला है ना कि इसको मार्केट में लगाना है। अगर आपने 10,000 रुपया ही लगाना है मार्केट में, तो 10,000 ही निकालिए। आपने इसका मतलब अपने फ्यूचर की प्लानिंग नहीं की हुई। आपका इन्वेस्टमेंट एडवाइजर अच्छा नहीं है जिसने आपको बताया है कि आप मार्केट के पैसे से आप अपना घर का राशन नहीं खरीद सकते। बड़े खर्चे प्लान कर सकते हो आप, क्योंकि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में बड़े खर्चे प्लान होते हैं। आप ये नहीं सोच सकते कि मेरे को घर का राशन लेकर आना है और मैं ये मार्केट से 100 रुपया निकाल के ले जाता हूँ। ऐसा नहीं होगा आपके लिए।
तो अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो आप बहुत गलत कर रहे हैं। निफ्टी 50 की XIR आ रहा है 16.55%, निफ्टी नेक्स्ट 50 की 20.15%। अगर आपने पहले ही दिन इनके अंदर पैसा लगा दिया होता, मैं मान के चल रहा हूँ कि क्योंकि नेक्स्ट 50 और निफ्टी 50 दोनों की बात हो रही है कि आप 50-50% पैसा लगा देंगे। अगर आपने 5 लाख रुपया निफ्टी में और 5 लाख रुपया निफ्टी नेक्स्ट 50 में लगा दिया होता, तो जो निफ्टी वाले पैसे की 5 लाख की वैल्यू है वो 10,71,000 रुपया होती है आज की डेट में, और नेक्स्ट 50 वाले 5 लाख की वैल्यू 12,46,777 रुपये होती, और टोटल वैल्यू 23,18,695 रुपये होती। इनके हिसाब से कितनी वैल्यू आई है? 14 लाख रुपया। हमारे हिसाब से आई है 23,18,695 रुपया। लेकिन अगर हम एफडी का रिटर्न भी हमने जोड़ दिया तो टोटल वैल्यू निकल कर आती है, जो रिटर्न और प्लस कैपिटल आपकी आई है, मैंने यहाँ पे कैलकुलेट किया हुआ है, आपका जो टोटल रिटर्न अभी आया है 17,04,535 रुपया। इसके अंदर आपका लिक्विड भी, इसका ब्याज भी इंक्लूडेड है और आपकी कैपिटल भी है। तो 10 लाख रुपए से आपने 17,04,535 रुपये बनाए। और अगर आप इतनी, वो भी आपने मेहनत की है, आप ये याद रखिए आपको ये चीज़ रोज करनी है। आपके घर में कोई बीमार हो, कोई शादी हो, कुछ भी हो, आपको ये चीज़ चेक करनी है। तभी एक स्ट्रेटजी को अगर आप फॉलो कर रहे हैं ना, तो आप उस स्ट्रेटजी को पूरे दिल से फॉलो करेंगे, तभी वो रिटर्न देगी आपको। या तो उस चीज़ को फॉलो मत करो। तो घर में कुछ भी चल रहा हो आपके, आपको ये करना ही करना है। और एक दूसरी तरफ है कि आपने निफ्टी और निफ्टी नेक्स्ट 50 में पैसे लगा के छोड़ दिए हैं। आपने कुछ नहीं करना, आप अपनी शादी ब्याह भी इंजॉय कर रहे हैं, आपके घर में कोई दिक्कत परेशानी आ गई, किसी को हॉस्पिटलाइजेशन होगी, आप वहाँ भी बैठे हैं, सबके काम भी आ रहे हैं, और जगह जगह पर लैपटॉप खोल के नहीं बैठे। क्योंकि जो लोग ट्रेड करते हैं ना, उनको पता होगा कि अगर किसी के सामने अगर वो चार्ट्स खोल के बैठे हैं ना, तो आधे लोग तो मजाक ही उड़ा रहे होते हैं उनका, और महफिल में बातें हो रही होती है कि सट्टा लगा रहा है। जब तक आप कुछ बड़ा अचीव ना कर लो, बाद में लोग पूछने लग जाते हैं कि हमारे भी पैसे लगवा दो, कैसे करते हो, हमारे बच्चे को भी सिखा दो। लेकिन वो स्टेज बाद में आती है। लेकिन इनिशियल स्टेज के अंदर जहाँ पे आपको 500-500 रुपए के लिए शेयर बेचने फिर रहे हैं ना, तो उन दिनों के अंदर आपको आपके जो आसपास वाले हैं ना, वही नहीं जीने देंगे। आपको सटोरिया सटोरिया पता नहीं क्या क्या बोलेंगे। तो आप इस चीज़ से सावधान रहिए। अगर आपने 5 लाख रुपया लगा के छोड़ देते ना, तो 10,71,000 और टोटल पैसा 23,18,695 हो जाता, और डिफरेंस कितना आता? 6 लाख रुपए का। अब काफ़ी लोग होते हैं जो भक्त टाइप के होते हैं, जिन्होंने किसी को गुरु धारण कर लिया ना, तो उनसे एक्सेप्ट ही नहीं होता कि भाई हमारे गुरु को गलत क्यों बोल रहे हो। पहली बात, मैं आपके गुरु को गलत नहीं बोल रहा, ये सिर्फ स्ट्रेटजी की बात हो रही है। जब बात पैसा कमाने की है और लॉजिक की है, तो बात पैसों की ही होगी, इसके अलावा कोई बात नहीं होगी। आपको देखने में लग रहा होगा कि उसकी जो मतलब स्ट्रेटजी है, उनकी XIRR है 14.31% की, और कंबाइंड XIRR है 18.23% की, 4 ही % का फर्क है। सिर्फ 5 साल के अंदर इस 4% ने 6,14,160% का फर्क डाल दिया है। आप अमाउंट पे सोचेंगे ना, 10 लाख रुपया ही इन्वेस्ट किया था, तो अराउंड 61% ऑफ द कैपिटल आपने कम कमाया है। ये बहुत बड़ी अमाउंट होती है। अगर हम इसको करोड्स के अंदर देखें या 50 लाख की अगर फिगर हो तो उसके ऊपर देखें, तो बहुत बड़ी अमाउंट होती है जो ये डिफरेंस आ जाता है। तो जो लोग भी मेरी वीडियो देख के कौशिक साहब की वीडियो की तरफ जाएंगे, तो उनको पता चलेगा कि उन्होंने 70% या 75% पैसा विड्रॉ करने की बात की है। मैंने ये पैसा विड्रॉ नहीं किया अपनी स्ट्रेटजी के अंदर या अपने इस एनालिसिस के अंदर, और उसको री इन्वेस्ट किया है। उसके बावजूद जो XIRR है वो 14 पॉइंट समथिंग आया है। अगर मैं उस पैसे को बाहर कर दूं मार्केट से, तो आप मान के चलिए आधे से लेके 1% का फर्क पड़ जाएगा, मतलब 13 से 13.5। और 4% के अंदर अगर 6 लाख का फर्क पड़ रहा है ना, तो यहाँ बहुत फर्क पड़ जाएगा। और इन फ्यूचर जब ये कंपाउंडिंग इफेक्ट इसके ऊपर आएगा ना, तो आपके पैसे के अंदर बहुत ज़्यादा ह्यूज डिफरेंस आ जाएंगे। मार्केट में कई बार हम जब कुछ कॉम्प्लेक्स चीज़ें कर रहे हो ना, तो हमें लगता है कि हम बहुत अच्छा कर रहे हैं, क्योंकि हम मेहनत कर रहे हैं, रोज शाम को देख रहे हैं बैठ के, स्टॉक्स का एनालिसिस कर रहे हैं। एनालिसिस तो खैर मैं नहीं कहूँगा, स्टॉक के प्राइस को देख रहे हैं, उसकी एक्सेल शीट बना रहे हैं, उसका हम टारगेट लगा रहे हैं, तो हमें लगता है कि हम बहुत मेहनत कर रहे हैं, तो हमारा रिटर्न अच्छा ही होगा। लेकिन जब हम चीज़ों को बैक टेस्ट में देखते हैं ना, तो हमें समझ में आता है कि ये असल में काम की है या नहीं की। ये चीज़ पहले पॉसिबल नहीं थी। मैंने इस स्ट्रेटजी को बहुत टाइम पहले भी देखा था, लेकिन ये चीज़ पहले पॉसिबल नहीं थी, क्योंकि इतना कॉम्प्लेक्स डाटा बनाना मेरे लिए पॉसिबल नहीं था। तो मैं धन्यवाद देता हूँ उस पर्सन को जिन्होंने ये डाटा बनाया और हमारे साथ शेयर किया, ताकि हम इसको एनालिसिस कर पाए। मैंने इस वीडियो में आपको हर लॉजिक बताया है कि मैंने इस वीडियो को एनालिसिस कैसे किया है, इसका मैंने इंटरप्रिटेशन कैसे किया है। मैंने कुछ भी अपनी तरफ से नहीं जोड़ा, और जो स्ट्रेटजी, जो तरीका उन्होंने बताया था, उसी तरीके से मैंने इसको इम्प्लीमेंट किया है। वीडियो के शुरू में मैंने बात की XIRR वगैरह की ना, तो मैंने इसीलिए की थी कि कौशिक साहब ने XIRR को ही गलत बोल दिया कि वो तो देखना ही नहीं चाहिए। रीज़न यही था कि वो पहले अपनी स्ट्रेटजीज को बैक टेस्ट नहीं कर पा रहे थे, तो उनको पता ही नहीं था कि उनकी स्ट्रेटजी की XIRR क्या आ रही है।
वो मार्केट से कंपेयर नहीं कर पा रहे थे। तो जो ये शीट बनी है, उसमें उन्होंने दिखा दिया कि उनकी एक्स-आई-आर-आर मार्केट से डबल है और अभी वो एहसान कर रहे थे कि उन्होंने तो एफडी का ब्याज नहीं जोड़ा। जब हमने एफडी का ब्याज जोड़कर उसको कैलकुलेट किया और रियल बेसिस पे कैलकुलेट किया कि जैसे वो कैलकुलेट होनी चाहिए, तब हमें पता चला कि ये स्ट्रैटेजी काम की नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा कि कौशिक साहब की सारी स्ट्रैटेजीज़ खराब हुई, लेकिन मैंने अभी तक 2 स्ट्रैटेजीज़ टेस्ट की हैं और वो दोनों की दोनों स्ट्रैटेजीज़ मेरे हिसाब से तो ठीक नहीं है। अगर आपको अच्छी लगती है, आप चला लें, मैं आपको नहीं रोक सकता। मेरा मोटिव है रियल नॉलेज शेयर करना, ताकि आप अपनी शेयर मार्केट की जर्नी में इंडिपेंडेंट हो जाएँ। आपको किसी की भी स्ट्रैटेजी की ज़रूरत ना पड़े, इवन मेरे से भी आपको स्ट्रैटेजी माँगने की ज़रूरत ना पड़े। और एक चीज़ मैं और क्लियर कर देना चाहता हूँ कि मुझे पता चला है मेरे नाम से एक टेलीग्राम चैनल बन चुका है, जिसने सेम मेरा जो बोलते हैं शॉर्ट कोड जो होता है यूट्यूब का सीए मोहित फिनवेस्ट, वो यूज़ कर लिया है टेलीग्राम के ऊपर। तो मैं आपको ये चीज़ क्लियर कर देता हूँ कि वो टेलीग्राम का चैनल मेरा नहीं है। अगर मैं कभी टेलीग्राम का या कोई और मीडिया का चैनल बनाऊँगा, तो मैं आपको मैसेज अपने थ्रू लिंक से करूँगा। मीन्स अपनी वेबसाइट के ऊपर या अपने जो डिस्क्रिप्शन है उसके अंदर लिंक शेयर करूँगा। उसके अलावा किसी और लिंक पर क्लिक करके आप मेरे नाम से किसी और को पैसे मत दें। ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। जैसा कि आप जानते हैं अभी रिज़ल्ट्स का सीज़न चल रहा है और हर कंपनी अपना रिज़ल्ट दे रही है। मैं कुछ सिलेक्टेड कंपनीज़ का रिज़ल्ट अपने यूट्यूब चैनल पर शेयर करता रहता हूँ और मैं आपको बताता रहता हूँ कि मैंने उस कंपनी को पिक क्यों किया है रिज़ल्ट देने के लिए या उसका एनालिसिस करने के लिए। आप उन वीडियोज़ को जाके चेक कीजिए और देखिए कि किसी कंपनी का एनालिसिस कैसे करते हैं, फंडामेंटल एनालिसिस कैसे करते हैं। ताकि जब आपका फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग होंगे ना और वो शेयर अगर आपका 20-30% भी करेक्ट हो जाए, तब आपको पता होगा कि आपको उस शेयर में बैठना है या नहीं बैठना और कब उस शेयर में से एग्ज़िट लेना है। तो फंडामेंटल ही मेरे हिसाब से सब कुछ है, प्रॉफ़िट्स कैसे आ रहे हैं, क्या कंपनी किस तरीके से काम कर रही है, मैनेजमेंट कैसी है, ये चीज़ें काफ़ी मैटर करती हैं और आप मेरे रिज़ल्ट्स के एनालिसिस के अंदर आप देख सकते हैं, मैं ऐसी-ऐसी वीडियोज़ और ऐसी नॉलेज शेयर करता रहता हूँ और अगर आपको मेरा एनालिसिस पसंद आ रहा हो, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। जय हिंद।